वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और साथ में उसमें भी हमारा जो मेजर टॉपिक रहेगा वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, और साथ में आज हम उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो आपको ये बताता हुआ चलो कि भैया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, reproductive health is a total well-being in all aspects of the reproduction, that is the physical, emotional, behavioral and social। यहाँ कहा गया है WHO के अनुसार कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो टोटल वेलबींग होना चाहिए सभी तरीके से, जैसे कि फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है, सोशल है, रिप्रोडक्टिव है, हर तरीके से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिट होना चाहिए। उसी को ही हम क्या कहेंगे, बिल्कुल हेल्थी पर्सन कहेंगे। नंबर दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, और साथ साथ में क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमने अपनाई हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनके बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, उसका नाम था फैमिली प्लानिंग इन 1951। फिर उसमें जितने भी मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एरिया हैं वो सारे के सारे एक और प्रोग्राम बनाया गया, उसके अंदर रख दिया गया। और तो एक और प्रोग्राम बनाया गया, RCS प्रोग्राम कहा जाता है उसका, और इसकी जो फुल फॉर्म है RCS प्रोग्राम की, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से हम इसको जानते हैं। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? इन प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, ताकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को ओवरकम किया जा सके और अपनी सोसाइटी को क्या किया जा सके, कंप्लीटली हेल्दी बनाया जा सके। एक तो ये था। नंबर दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना था, एजुकेट करना है, ताकि बर्थ कंट्रोल के ऊपर क्या किया जा सके, बर्थ के ऊपर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। तो मतलब ये भी उनमें से एक मेजर एस्पेक्ट था जिसके लिए RCS प्रोग्राम के अंदर इसको रखा गया। तो कहा गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करो ताकि जो बर्थ कंट्रोल है उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए। नंबर दूसरी बात, प्रेग्नेंट मदर की केयर की जा सके, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद माँ और बच्चे दोनों की ख्याल रखा जाए, और साथ में लोगों को बताया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए होनी चाहिए। ये सारी अवेयरनेस क्या है, हमें प्रोवाइड करनी थी। और इसके अलावा एक और इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया, और वो क्या था इस प्रोग्राम के तहत, कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल एविल्स लाइक द सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, उनसे भी हमें ओवरकम करना था। कहने का मतलब, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे तो उससे होगा क्या कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बच सकेंगे, और जितने भी सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जैसे कि सेक्स अब्यूज है, सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम्स जो हैं, उनसे भी बचा जा सके। तो इसलिए ये RCS प्रोग्राम क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको इनिशिएट किया था, और इसका बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि जो बर्थ रेट जो इतनी तेजी से बढ़ रही थी उसके ऊपर हमने क्या किया है, कंट्रोल किया है। अब बात आती है यहाँ पर कि एम्स और नीड्स ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल। भाई स्कूल के अंदर भाई सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर देखिए सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सेक्स एजुकेशन का मतलब है कि जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग बताई जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम्स वो बच्चा फेस ना करे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जैसे कि ये हेल्प करेंगे टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शंस। जो पहले से जो ये मिथ बना हुआ है, मिसकॉन्सेप्शंस जो बने हुए हैं, उनसे क्या किया जा सकेगा, बचा जा सकेगा। इसलिए स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। नंबर दूसरी बात ये है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एडोलिसेंस की,
और उनमें जो जो बदलाव आ रहे हैं, सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स हैं, इन सब के बारे में क्या है बच्चों को अच्छे तरीके से क्या है बताना चाहिए। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो मेजर जो टॉपिक था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, वो था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, एक प्रकार से रोकना पड़ेगा कि जो बहुत तेजी से क्या होती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या सुझाव हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हम अपना सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं कि 1900 की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 2 बिलियन के आसपास थी, और यही 2000 में बहुत तेजी से बढ़ी, और इसका मतलब ये क्रॉस कर गई कितनी, 6 बिलियन को। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2011 सेंसस के अनुसार तो 7.2 बिलियन ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी। और आज की अगर मैं बताता हुआ चलूं तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 8.4 बिलियन क्या है आज की जो पॉपुलेशन है वो हो चुकी है। वहीं बात करते हैं केवल इंडिया की, अगर मैं इंडिपेंडेंस के आधार पे बात करूं, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस दौरान लगभग 350 मिलियन क्या थी, पॉपुलेशन थी, और वो बढ़ के 2000 में कितनी हो गई, 1 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। और जो मई 2011 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन थी वो थी 1.2 बिलियन के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि हर छठा जो पर्सन है वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, इंडियन ही है। और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अगर मैं 2011 सेंसस रिपोर्ट की बात करूं तो हमारी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर ये इस ग्राफ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो इसके देखो बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्या है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए 1990 की बात करें 5.3 बिलियन, और वही 2015 की बात करें तो 7.3 बिलियन थी। 2030 अभी आया नहीं है, अभी आएगा आगे, तो लगभग हमारी 8.5 बिलियन क्या है, हो चुकी होगी। अभी तो मैंने बताया था आपको 8.4 बिलियन के आसपास तो हो चुकी है। 9.7 बिलियन 2050 में हो जाएगी, और 11.2 बिलियन मतलब 2100 में इतनी जो पॉपुलेशन क्या है हमारी अर्थ के ऊपर क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो इसीलिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए हमें सख्त से सख्त कानून क्या है अपनाने चाहिए, ताकि जो जो भुखमरी है उससे क्या किया जा सकेगा, निजात पाया जा सकेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या है। तो आज के दिन मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है बहुत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती जाती हैं तो बेटर लिविंग कंडीशंस क्या है हमारे लिए हो जाती। तो इससे क्या हुआ, जो डेथ रेट था ना, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत तेजी से रिड्यूस हो गया। और इसका रिड्यूस होने का कारण ये हुआ कि हमारी जो ये फैसिलिटीज थी ना हेल्थ से रिलेटेड, वो उनमें काफी सुधार आया। और उनमें काफी सुधार आने का मतलब ये है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब वो एज है रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब उन लोगों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है होता जा रहा है। इम्पैक्ट क्या रहेगा अगर मान लीजिए ऐसे ही चलता रहा, पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें, फूड शेल्टर और क्लॉथिंग की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये चीजें हम क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब लोगों को दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई बर्थ कंट्रोल के ऊपर क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों से राय मशवरा करके आगे मतलब इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून क्या है अपनाने चाहिए। अब बात आती है कि कंट्रोल किस तरीके से करें, क्या क्या मेजर्स हम यहाँ पर अपना लें। तो हमें क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, मतलब अवेयरनेस फैलानी है, सिंपल सी बात है। अब मोटिवेट करेंगे कि स्मॉलर फैमिलीज इज द बेटर फैमिलीज, और मतलब ये स्मॉलर फैमिलीज भी किस प्रकार से रहेगी, तो अगर ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग किया जाएगा तो। नंबर दूसरा क्या है, हमें लोगों को अवेयर करना है कि एक स्लोगन दिया था, हम दो हमारे दो, मतलब वी टू अवर टू,
अब बहुत सारे ऐसे भी कपल हैं जो वन चाइल्ड नॉर्म क्या करते हैं, अपनाते हैं। ज्यादातर शहरों में आपने देखा होगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे ही एक चाइना कंट्री है, वो भी क्या कर रही है, वन चाइल्ड नॉर्म के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर स्टैच्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल्स। अब देखो, जिन शादी की उम्र भी क्या करनी पड़ेगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल कितनी थी, 18 ईयर्स, और उसके बाद क्या था, मेल्स की कितनी है, 21 ईयर्स। अगर मैं मोदी सरकार की यहाँ पर बात करता हूँ, एनडीए की बात, सरकार की बात करता हूँ, तो अब फीमेल की जो एज है वो लगभग 21 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 21 बढ़ा दिया गया है। और वहीं मेल्स की अगर बात करें तो वो कर दिया गया 24। ये मैरिजेबल एज क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया है, बढ़ाया। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन। अब बात आती है कि कोई भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहेंगे आप? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये है कि जो हेल्प करे कि पॉपुलेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोका जाए, है ना। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो एक तो ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा इजीली क्या है, अवेलेबल होना चाहिए मार्केट के अंदर, इफेक्टिव होना चाहिए, और रिवर्सिबल, मतलब इसका उपयोग भी बार बार किया जा सके। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में की जो प्रॉपर्टी है, मतलब या तो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम क्या है, आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट्स उसके देखने पड़ेंगे। मतलब अगर उसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरी बात आपको ये यहाँ पर याद रखनी है कि ये इंटरफियर ना करे, मतलब किसी बीच में इंटरफेयर, जैसे कि सेक्सुअल ड्राइव है, डिजायर है, सेक्सुअल एक्ट, इनके बीच में क्या ना करे कि कोई भी इंटरफेरेंस क्या है आपको देखने को ना मिले। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं और नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है। अभी हाल फिलहाल में नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको देखो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर मान लीजिए स्टार्टिंग का आता है और कोई डायरेक्ट बीच में आके देख रहा है तो वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, एक तरीके से सीक्वेंस में नहीं बना पाएगा, मतलब क्या पढ़ा है, क्या चल रहा है, मतलब सीधा यहाँ तक नहीं पहुंचना है। हमें क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखनी है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्डअप हो जाए, और जो एमसीक्यूज हैं वो आपको करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है नेचुरल या फिर हम कहें ट्रेडिशनल मेथड क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अवॉइड चांसेस ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग, मतलब हमें यहाँ पर ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग है उसको अवॉइड करानी। तो अवॉइड कराने के लिए यहाँ पर 3 तरीके अपनाए गए। सबसे पहला आप देखते हैं यहाँ पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करता हुआ चलूं तो मैं आपको बता दूं कि डे 10 टू डे 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 टू डे 17 तक हमें कोइटस क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। इट मींस कि सेक्सुअल एक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डे 10 से लेकर डे 17 है हम उसको फर्टाइल पीरियड के नाम से जानते हैं, और ये फर्टाइल पीरियड का मतलब है कि यहाँ पर आपको ओव्यूलेशन देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से कंसीव होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। तो उस दौरान हमें क्या नहीं करना है, कोइटस नहीं करना है। नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हुआ चलूं यहाँ पर, तो हम बात करेंगे कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्टस, तो यहाँ पर विड्रॉवल मेथड इसको कहा जाता है। इसमें मेल पार्टनर का सबसे ज्यादा क्या है, इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जो मेल है वो पेनिस को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। जैसे ही अगर मान लो इजैकुलेशन होने जा रहा है तो तुरंत वो क्या करेगा, पेनिस को वेजिना से विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं हो पाएगी। एक तो ये मेथड है। तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसका फायदा ये है कि आफ्टर पार्चुरेशन यहाँ पर क्या है, आपको 6 महीने तक लगभग क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, लैक्टेशन क्या है, इंटेंस फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, मतलब माँ अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। तो 6 महीने तक लगातार क्या है, लैक्टेशन वहां पर देखने को मिलता है। तो फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजिंग द लैक्टेशन, और ये जो हेल्प करता है किसमें, ये मेथड हेल्प करता है किसमें, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने में। तो ये लगभग 6 महीने तक क्या होता है, इफेक्टिव होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और यहाँ पर जो चांसेस है फेलियर के वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपको देखने को मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब बारी आती है नेक्स्ट।
नेक्स्ट मेथड आप जो देख पा रहे होंगे वो है बैरियर मेथड। यहाँ पे मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम्स की मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बात करूंगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये मेल कॉन्डोम्स हैं, और ये आपको बता दूं ये फिजिकली मीटिंग जो स्पर्म है और ओवम की है वो क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। कॉन्डोम को हम हिंदी में निरोध के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग रबड़ या फिर लेटेक्स शीट का क्या है बना होता है। कॉन्डोम जो मेल है वो पेनिस के ऊपर क्या करते हैं, कवर करते हैं, और वहीं फीमेल के कॉन्डोम्स की बात करें तो ये वेजिना और सर्विक्स को क्या करती है, कवर करती है। कॉन्डोम से केवल कोइटस से पहले क्या है, कोइटस करने से पहले क्या है इसका यूज किया जाता है, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं द एंट्री ऑफ द सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब जो मेल का जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या है, नहीं जा पाता, और जब वो वहां नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वहां फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्डोम्स क्या है यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर हैं, क्योंकि एक तो देखिए ये बीमारियों से बचाते हैं, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज लगभग देखने को नहीं मिलता है। तो ये इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम द एसटीडीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज से, और एड्स से क्या करते हैं, ये बचाने का काम करते हैं। एड्स की फुल फॉर्म आप भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। नंबर सेकंड, एक तो दूसरी बात ये आपको याद रखनी है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इसको डिस्पोज भी किया जा सकता है, और इसको हम सेल्फ इंसर्ट भी कर सकते हैं, और देयर बाय गिव द प्राइवेसी टू द यूजर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फीमेल कॉन्डोम्स की बात करें तो फीमेल कॉन्डोम में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स का क्या है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये भी किसके बने होते हैं, रबड़ के ही बने होते हैं, और ये फीमेल क्या करती है, इंसर्ट करती है अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और ये सर्विक्स को क्या करती है, कवर करती है ड्यूरिंग द क्वाइटस, और यहाँ से जो स्पर्म की जो एंड है वो सर्विक्स से आगे नहीं जा पाती, और ये क्या है बेटा, ये रीयूजेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स का भी क्या है यहाँ पे साथ साथ उपयोग किया जाता है, जो नॉर्मली क्या करते हैं, स्पर्म को डीनेचर कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव की जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, जिसको हम आईयूडीज के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आईयूडीज बोलते हैं। यहाँ पे वेल एजुकेटेड जो डॉक्टर्स हैं या फिर नर्सेज हैं उनके द्वारा यूट्रस के अंदर क्या है, इम्प्लांट करवाया जाता है थ्रू दी वेजिना, और ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म की। अगर मान लीजिए गलती से भी स्पर्म अंदर रह गया तो स्पर्म का क्या हो जाएगा, वहां पर फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। इट मींस कि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आईयूडीज क्या है, आइडियल मेथड है टू डिले प्रेगनेंसी और द स्पेस चिल्ड्रन, मतलब अगर बच्चों में गैप चाहिए या फिर प्रेगनेंसी को डिले कराना है तो ये आईयूडीज जो मेथड है वो बहुत ही सुटेबल रहेगा। तो तीन तरीके की आईयूडीज पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहला है नॉन मीडिएटेड आईयूडीज। नॉन मीडिएटेड आईयूडीज की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, रिटार्ड करने का काम करते हैं, मतलब उनको स्लो डाउन करने का काम करते हैं, और साथ साथ में आपको स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी क्या है देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लिपेज लूप, कुछ इस प्रकार से क्या है, ये लूप ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है भाई। दूसरा है यहाँ पर वो है नॉन मीडिएटेड, ध्यान रखिएगा। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर आयंस क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं, और साथ में जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है ना स्पर्म की, उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा यहाँ पर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखना है। तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। याद रखिएगा यहाँ पर जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एक प्रकार से होस्टाइल हो जाती है स्पर्म्स के लिए, मतलब स्पर्म सर्विक्स के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20, है ना। ये आपको ये क्या करना है, याद करना है। ये पिक्चर से आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। जो आपको सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मेरिना, ये कॉपर टी है, ये मल्टी लोड है, इसको लिपेज लूप्स कहते हैं। कॉपर 7 प्रोजेस्ट्रेट, है ना, सेटिकॉयल और पैरागार्ड कॉपर टी और डेल्कन सिल्ट, ये अलग अलग क्या है यहाँ पर इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस आपको दिखाई हुई हैं, जिनका उपयोग केवल और केवल फीमेल्स के अंदर क्या है किया जाता है, ताकि ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, और क्या कर सके, कंसीव होने से बचाया जा सके, मतलब प्रेग्नेंट होने से बचाया जा सके। अगला आता है यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हम बात कर लेते हैं। जब मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूं तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में टैबलेट्स क्या है ली जाती हैं, जिनको हम पिल्स के नाम से जानते हैं। पिल्स डेली टाइम की भी होती है, मतलब 21 डेज स्टार्टिंग, और फिर लास्ट के 5 दिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के उस दौरान भी आपको क्या है देखने को मिल जाती है।
आफ्टर ए गैप ऑफ द 7 days, 7 दिन के मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड को छोड़ के, इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू द प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए फीमेल को कंसीव नहीं करना है तो इन 7 दिन को छोड़ के बाकी दिन फिर दोबारा से क्या है, उनको क्या करनी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती है। ये देखिए दो मेजर फंक्शन क्या है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं, और साथ में सर्वाइकल म्यूकस को क्या करते हैं, थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म की जो एंट्री है ना वही ना हो पाए। इसके अलावा पिल्स क्या होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और इसके साइड इफेक्ट भी आपको बहुत ही कम क्या है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना, ये 21 डेज की जो पिल्स है ये दी जाती है। ये 21 डेज की जो पिल है ये फीमेल्स को दी जाती हैं, और ताकि कंसीव ना हो, है ना, ताकि क्या ना हो, कंसीव, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सहेली, आपने सुना होगा ये नाम, सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, और ये डेवलप करी थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये एचपीएससी के स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए सीडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कि लखनऊ में है, जिन्होंने क्या है, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाने का काम किया था। ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, इसका मतलब हफ्ते में एक बार क्या है ये पिल ली जाती है, और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट है, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्या है इसकी बहुत ही ज्यादा क्या है आपको देखने को मिलती है। अब बारी आती है इंजेक्टेबल्स की। अगर मैं बात करता हूं इंजेक्टेबल्स की, तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन है, ये फीमेल्स क्या करती हैं, यूज करती हैं, या तो इंजेक्शंस के थ्रू, या फिर वो क्या कराती हैं, इम्प्लांट कराने का काम करती हैं अंडर द स्किन। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक ए पिल्स, जैसे कि पिल्स का मतलब पिल्स का काम था, सेम टू सेम आपको क्या है इन इंजेक्टेबल्स का काम आपको देखने को मिलेगा, और ये इफेक्टिव पीरियड्स एज ए मच लॉन्गर, मतलब इनका जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा क्या है आपको देखने को मिलेगा, मतलब 5-5 साल तक कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं होती है। प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन की जो कॉम्बिनेशन है, या फिर आईयूडीज की अगर मैं बात करूं, यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिनको 72 आवर्स मतलब कोइटस के सही 72 आवर्स के बीच में क्या है उसको दिया जाता है, और ये क्या करता है, इट अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और द कैजुअल इंटरकोर्स। अगर किसी का रेप हुआ है या फिर किसी ने कैजुअल इंटरकोर्स किया है, तो उस दौरान क्या है आई पिल्स की गोलियां क्या है दी जाती है, आई पिल्स, जिसको इमरजेंसी पिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर ईजी पिल एक आती है, ईजी पिल के नाम से, है ना, तो वो भी दी जाती है। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सर्जिकल मेथड की बात कर ले। तो सर्जिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। एक तो देखिए गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देंगे, और दूसरा कॉन्सेप्शन से बचाने का काम करती है, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है। एक बार सर्जरी हो गई ना तो दोबारा से क्या नहीं हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखें वेसेक्टोमी की बात करता हूं, तो स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसीजर है वो मेल के अंदर होती है, और इस दौरान क्या होता है, जो वास डिफरेंस का जो छोटा सा हिस्सा है, वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है, उसको क्या या तो रिमूव कर देंगे या फिर टाई अप कर देंगे, थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है ऑन द स्क्रोटम, ताकि जो स्पर्म है, जो स्पर्म बने हैं वो क्या ना हो, वो बाहर ना आए। ड्यूरिंग इजैकुलेशन स्पर्म की वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसे होगा फायदा ये कि जो स्पर्म है ना वो अंदर ही रह जाएंगे, और जब स्पर्म अंदर ही रहेगा तो इसका मतलब क्या है, स्पर्म बाहर तक नहीं आ पाए। जब स्पर्म बाहर तक नहीं आ पाए तो इसका मतलब आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस कुछ भी नहीं हो पाएगा। वहीं ट्यूबेक्टोमी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर ही है, फीमेल्स के अंदर किया जाता है, और फेलोपियन ट्यूब को के छोटे हिस्से को टाई अप या फिर रिमूव किया जाता है, छोटा सा कट लगाया जाता है एब्डोमेन के अंदर थ्रू दी वेजिना। अब साइड इफेक्ट देख लीजिएगा एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मतलब साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो नोजिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, जैसे नक्सीरी वगैरह है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट में दर्द बढ़ जाता है, इसके अलावा बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, और इररेगुलर मेंस्ट्रुअल क्या है ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो ब्लीडिंग जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर फॉर्म में क्या है आपको देखने को मिलेगी। मान ली किसी के 5 दिन की होती है तो वो 7 दिन की हो गई, किसी के 7 दिन की होती है 10 दिन की हो गई, है ना, तो इस तरीके से तो ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इतना मतलब आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा।
तो चलिए हम पहले एक बार तो ये पिक्चर दिखा देते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले ये देखिए, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होती है। फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, टाई अप किया जाता है, कट अप किया जाता है, और इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो क्या होती है, बिल्कुल पुअर होती है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब वैसेक्टोमी मेल के अंदर क्या करते हैं, वहां से डिफरेंस को कट किया जाता है ताकि जो स्पर्म है ना वो यहाँ से बाहर ना आ सके, ठीक है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन स्पर्म यहाँ से क्या ना आ सके, बाहर ना आ सके। जब स्पर्म बाहर नहीं आएंगे और यहाँ से अगर मान लीजिए फीमेल के अंदर ये कट करवा दिया तो क्या हो सकता है, क्या होगा, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर को ही यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी करानी पड़े। इनमें से या तो मेल या फिर फीमेल किसी एक को क्या कराना पड़ेगा कि सर्जरी करानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनमें से हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, What steps can be adopted so as to discourage misconceptions about sex related aspects? तो भैया आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो डिस्करेज करते हैं ना मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो कौन कौन से हैं। तो देखो, इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, या फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एजुकेटिंग पीपल दैट सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप कहेंगे ये सारी चीजें क्या हैं, हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जिसकी सहायता से जो मिसकॉन्सेप्शन जो हो रहे हैं ना सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उनको क्या किया जा सके, करेक्ट किया जा सके, ठीक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे होंगे, व्हाट स्टेप्स कैन बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग अप ए सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ द डिजायर्ड साइज। तो आप कहेंगे एजुकेटिंग फर्टाइल कपल्स अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, या फिर एजुकेटिंग पीपल अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, बिल्कुल सही है। एजुकेटिंग पीपल दैट पोस्ट नेटाल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ इज एमनियोसेंटेसिस यूजफुल। हाउ इज एमनियोसेंटेसिस यूजफुल, इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, बिल्कुल सही है। हम पता लगा सकते हैं कि भी कौन से क्रोमोसोम के अंदर क्या डिफेक्ट है। क्या ये फिटल इन्फेक्शंस को डिटरमाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर, एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ए डेवलपिंग फिटस। तो एमनियोसेंटेसिस की सहायता से कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सकता है इन द डेवलपिंग फिटस। हीमोफीलिया बिल्कुल लगा सकते हैं, डाउन सिंड्रोम ये भी लगा सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कौन थे, CDRI लखनऊ है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इनके द्वारा ये सहेली क्या है, पिल बनाई गई थी। नॉन स्टीरॉयडल पिल थी, ये भी ध्यान रखना, वंस इन ए वीक, मतलब हफ्ते में एक बार लेनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द रीजन दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द 2011। 2011 में बहुत तेजी से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, और रीजन क्या था, क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन होना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो माँ के बोलते हैं ना माँ मृत्यु दर, एक प्रकार से ये अगर मान लीजिए कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज होगा तो फायदा ही होगा। सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा, उससे भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, तो ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर ये क्या है आपके ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल आसानी से मिल जाना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो सिंपल जवाब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड द एग। नेचुरल यहाँ पर आपको बताना है मेथड्स, 3 बताए थे मैंने आपको, एक तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है,
कोइटस इंटरप्ट्स है और लैक्टेशनल एमिनोरिया वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 महीने तक, आफ्टर पार्चुरेशन 6 महीने तक क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड रहता है और उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हुआ चलो, व्हाट इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ लैक्टेशन, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, या फिर एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्डोम, कॉन्डोम के बारे में बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इट कम्स फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही पतले रबड़ लेथेक्स शीट से बना है, ये भी ठीक है। और ये एक बैरियर मेथड है क्या करने के लिए, इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड्स ए प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन। तो आपको बताना है यहाँ पर बैरियर मेथड कौन कौन से हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीनों के तीनों हो जाएंगे, और ये तीनों के तीनों फीमेल कॉन्डोम्स हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पर देखिएगा, तो विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। तो आपका कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है भाई, क्योंकि तीनों के तीनों क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करने का काम करते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मीडिएटेड आईयूडी। आपको बताना है नॉन मीडिएटेड आईयूडी कौन सी है, LNG-20, लिपेज लूप, मल्टीलोड 375, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिपेज लूप, जो कि नॉन मीडिएटेड क्या है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिपेज लूप आपने देखा था ना, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। आपको बताना है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेट, LNG-20, या फिर दोनों के दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 14 का सी ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर ए फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और वांट्स टू हैव ए स्पेस अमंग द चिल्ड्रन। तो आपको ये बताना है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है फीमेल्स के लिए, जो चाहती है कि भाई प्रेगनेंसी डिले हो जाए या फिर बच्चों के बीच में क्या हो जाए, गैप हो जाए ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर सर्वाइकल कैप यूज करेंगे, डायफ्राम, वॉल्ट्स, या आईयूडीज। तो आप कहेंगे आईयूडीज का क्या है यहाँ पर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में आप देखेंगे यहाँ पर, हाउ डू ओरल पिल्स प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शंस इन द फीमेल। ओरल पिल किस प्रकार से फीमेल के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसको प्रिवेंट करने का काम करती हैं। क्या ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, बिल्कुल सही। क्या ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या ये एंट्री ऑफ स्पर्म को रिटार्ड करती है, मतलब स्लो डाउन करने का काम करती है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। आपको बताना है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, आईयूडीज, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर आपका सी ऑप्शन होगा, या फिर डी होगा। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेरिलाइजेशन मेथड इन मेल्स इज कॉल्ड एज। मेल्स के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन मेथड उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वेसेक्टोमी। अगर फीमेल का पूछ लेता तो हम क्या बोलते, ट्यूबेक्टोमी बोलते, ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्यूबेक्टोमी विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज रिमूव। कौन से पार्ट को रिमूव किया जाता है, याद रखिएगा ओविडक्ट किया जाता है। किसको किया जाता है भाई, ओविडक्ट को किया जाता है। नेक्स्ट है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, नोजिया होने के चांसेस। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव क्या रहेगा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आज के सेशन का ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद हम आज अपने सेशन को क्या करेंगे, विराम देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स, है ना। तो आपको बताना है कि जो बहुत ही ज्यादा, जो मदर्स ज्यादा ही क्या हो रहा है, लैक्टेशन वो आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें कौन सी बात बिल्कुल ठीक रहेगी। दे कैन नॉट कंसीव ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन,
दे कैन नॉट कंसीव ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, या फिर दे कैन नॉट कंसीव ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, दे कैन नॉट कंसीव ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलएच और एफएसएच क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, सप्रेस ऑफ द गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन। तो गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन कौन से हो गए, एलएच और एफएसएच। अगर मान लीजिए वही सप्रेस हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको वहां पर क्या देखने को नहीं मिलेगा, आपको स्पर्म की प्रोडक्शन, या फिर मैं बात करूं कि सॉरी स्पर्म की बोल रहा हूं, एग की प्रोडक्शन क्या है आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर ही जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।